जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है असफंदियार ख़ान और आज मेरे साथ बहुत ही पढ़े लिखे पाकिस्तान में जिनको जज का मकाम दिया जाता था और मेरे ख़्याल से है भी आज, बहुत इज़्ज़त कमाई और आज ये हैं हमारे साथ सैयद मौज़म अली साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। मौज़म भाई कैसे हैं? टुडे ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि आपने हमसे वादा किया था 10 साल पहले। अच्छा, ये बड़े जो है मज़े की बात है कि मौज़म भाई से मैंने वादा किया था आज से 10 साल पहले कि मौज़म भाई मेरा एक आइडिया है, मुझे एक शो जो लेके आना है, क्योंकि मेरा पूरा बैकग्राउंड जो है मीडिया का था आज से 20-22 साल पहले से। मौज़म भाई से मैंने कहा था और सबसे पहला शो मैं आपके साथ ही करूँगा। तो आज इस बात को कितने साल हो गए मौज़म भाई? 10 साल से ज़्यादा। 10-11 नहीं, 8, 9, 10, मेरे ख्याल से तो 11 साल। हाँ, 10 से ऊपर ही हो गए। एक डिकेड निकल गया पूरा। 10 साल। चले मौज़म भाई स्टार्ट करते हैं टॉपिक। आज का टॉपिक जो है हमारा एक्चुअली, क्योंकि आपके साथ जो एपिसोड्स होती रहेंगी इंशाल्लाह, आज का टॉपिक जो है वो स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए है, स्पेशली क्या कहते हैं इंडियंस के लिए, और जो है बांग्लादेशियों के लिए भी है, और जो लोग हमारी ज़ुबान को जो समझ सकते हैं उन सब के लिए है। पाकिस्तान के बारे में अपना उस ज़माने का कोई भी जो एक्सपीरियंस तो बहुत है। जिस ज़माने में पाकिस्तान में जब मैं प्रैक्टिस करता था उस ज़माने में अल्ताफ़ हुसैन और हकीकी 2 अलग अलग पार्टियाँ बन चुकी थी, दोनों ही मेरे पीछे आते थे। और अब बीइंग अटर्नी मेरा काम था दोनों के काम करना। खैर उस ज़माने में जो मेरा तो पार्टिसिपेट किया, दोनों को साथ लेके चला, दोनों पार्टियों को समझाया कि लड़ाई झगड़ा मत करो, इसमें कोई तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, अपना काम करो, अपने फैमिली की खदमत करो। लेकिन नहीं समझ में आती थी ये चीज़ें। खैर उस ज़माने में मुझे भी बहुत सारी तकलीफ़ें हुई। ये वक्त जो है 92 का था। ये 92 का था। 92 का, बिल्कुल ठीक। मैंने उसी वक्त जो है ना 91 में मैंने अपना लॉ किया था, 91 में मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी, और अभी भी मेरा 91 से लेकर आज तक मेरा हाई कोर्ट का एक्सपीरियंस है। अच्छा। और मेरा स्टिल आई एम रजिस्टर्ड विद द हाई कोर्ट बार। माशाल्लाह माशाल्लाह। कराची के अंदर कोर्ट की जो आपकी थी लाइफ, उसमें कोई सिर्फ एक वाकया चंद सेकंड का जो बता दें। एक वाकया यह है कि जब भी मैं प्रैक्टिस शुरू की तो मेरे से सीनियर 50 लोग मुझसे सीनियर होते थे, लेकिन शाम को जब मैं निकल के जाता था तो उन सब के लिए 50-50 रुपये 100 रुपये और खाना लेके आता था। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा उस वक्त बेइंतहा मेरी प्रैक्टिस बहुत उरूज पे थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान से यहाँ तक की जर्नी अगर आप चंद सेकंड के अंदर जो बताना चाहें। पाकिस्तान से जर्नी है, हुआ क्या एग्जैक्टली? हुआ तो ये मैं मतलब यहाँ का तो खैर मेरा नहीं था। मैं पाकिस्तान से सीधा पहले कुवैत गया। कुवैत? हाँ। okay. और कुवैत में मैं तकरीबन 8 या 10 साल रहा, 8 से 9 साल। लेकिन मेरे ब्रदर इन लॉ ने मेरी लॉटरी का फॉर्म भर दिया यहाँ आने के लिए, और उसने अपना भी भरा, वो अपना 8 साल से भर रहा था। कहाँ भरा था? कुवैत में। अच्छा, कुवैत में भरा था। तो मेरा भी उसने फॉर्म भर दिया। जब उसने मेरा फॉर्म भरा तो मेरा एज ए लॉटरी में डीवी के अंदर मेरा 2 मिलियन लोगों की लॉटरी में मेरा नाम निकल आया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो आप ये कह रहे हैं कि आपके ब्रदर इन लॉ ने कुवैत में आपके लिए लॉटरी का फॉर्म जो भरा था यहाँ के जो ग्रीन कार्ड के लिए। अच्छा। तो अच्छा। मेरा प्रोफेशन था और मेरा जो उसमें लिखा हुआ था एज ए जज, मेरा उसमें लिखा हुआ था, तो उन लोगों ने एज ए जज मुझे ये समझा कि आप वहाँ पे जज थे? जज नहीं था, लेकिन उनको एज ए कंसीडर जज किया है यहाँ पे ना इन लोगों ने। अच्छा। तो मेरा जस्टिस ऑफ पीस का एक्सपीरियंस था, मेरा लोअर कोर्ट का था, फिर मैं हाई कोर्ट में चला गया। तो वो सारे एक्सपीरियंस देख के जब उसने फॉर्म भरा तो मेरा यहाँ पर लॉटरी में एज ए उसमें आया था। तो मैं लकी था। 1 मिलियन लोगों की लॉटरी होती है, 55,000 निकलते हैं। 1 मिलियन पूरे दुनिया से। उसमें 55,000 जो है ना कैंडिडेट जो है ना वो रेफल में आ जाते हैं। कौन से ईयर की बात है? ये 2000 मेरा जो निकला था, ये लास्ट लॉटरी थी पाकिस्तान के लिए। आज फिर उसके बाद पाकिस्तान का ख़त्म हो गया। ओके। हाँ, इट वाज 2001। अच्छा, 2000 का था। 2000। यहाँ पे आने के बाद हमने बहुत सुना है कि यहाँ पे आने के बाद हर किसी को स्ट्रगल जो करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। ऑफ कोर्स। आप जब यहाँ पे आए, आपकी क्या स्ट्रगल जो स्टार्ट हुई?
स्ट्रगल मुझे तो इसलिए नहीं हुई ज़्यादा क्योंकि मैं आया ही ग्रीन कार्ड पर था। हाँ, तो जो आपका ड्रीम होता है ग्रीन कार्ड, वो आपको अगर आते ही आपको मिल जाए एयरपोर्ट पर तो आपके लिए तो उससे बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। कुछ नहीं है। तो मैं आया था ग्रीन कार्ड पर ही था। फिर मुझे आने के बाद फिर मुझे अपने रास्ता देखना था कि मुझे किस तरफ जाना है, कि लॉ में जाना है। तो फिर मैं आया यहाँ पे। मैं 2009 में मैंने यहाँ LLM किया। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से। अच्छा, LLM लॉ। LLM इज़ अ मास्टर ऑफ लॉ। ओके। सो ये LLB होता है जैसे कराची में, यहाँ LLM किया मैंने। क्योंकि अच्छा। मैं ऑलरेडी अटर्नी तो था। ओके। तो मुझे एक एक्स्ट्रा कोर्सेज लेने पड़े, तो मैंने 2009 में LLM किया। अभी आप मुझे ये बताएं, एक शख्स है जो पाकिस्तान या फिर इंडिया या फिर बांग्लादेश में है, उसके लिए क्या ऑप्शन है कि वो वहाँ से अगर यहाँ पे आना चाहता है तो? उसके पास आने के ऑप्शन तो पूरी दुनिया से एक ही हैं। और हमारे एशिया की कंट्री में पाकिस्तान के ब्राइट चांसेस इसलिए हैं कि पाकिस्तान ट्रीटी है। एक सेकंड, आई एम सॉरी। मैं इस वक्त ये बिल्कुल आसान अल्फाजों में एक बात जो है कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे हमारी जो भी गुफ्तगू हो रही है ये कोई जो है मशवरा नहीं है, ठीक है? हम यहाँ पे किसी को जो मशवरा नहीं दे रहे, हम ऑप्शंस जो बता रहे हैं, ऑप्शंस हैं जो, लेकिन ये कोई जो एडवाइस नहीं है। नो इज नॉट एडवाइस कि आप कोई हमारे शो के उससे आप इसके पीछे जो ना भागना शुरू हो जाएं कि जी क्या कहते असफंद यार ने या फिर जो मौजम साहब ने ये चीज़ जो बताई थी, ये कोई एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ कुछ ऑप्शंस हैं जो आप अपने एक्सपीरियंस से जो शेयर कर सकते हैं। जी मौजम भाई प्लीज़। आने के तो दो ही एक रास्ते होते हैं, जिसमें एक तो फैमिली बेस होता है। अगर आपका कोई फादर, ब्रदर, आपके स्पाउस, ये लोग अगर आपको स्पॉन्सर कर रहे होते हैं या पिटिशन फाइल कर रहे होते हैं तो आप उसके थ्रू आ जाते हैं। और दूसरा लेबर है और इन्वेस्टर्स है। पाकिस्तान के लिए चांसेस ये होते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश अभी ट्रीटी में हैं, और ट्रीटी के अंदर जो है ना वो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट का वीज़ा मिल जाता है आसानी से। इंडिया के कोई चांस नहीं है क्योंकि उनके साथ कोई ट्रीटी नहीं है। अच्छा, US के साथ पाकिस्तान की ट्रीटी है, इसलिए वो हो जाता है। एक शख्स है जिसके पास इतना पैसा नहीं है लेकिन उसके पास टैलेंट है। फॉर एग्जांपल एक वीज़ा होता है स्पोर्ट वीज़ा। यस, स्पोर्ट वीज़ा फॉर एग्जांपल आप को जो वॉलीबॉल आती है या आप जो भी गेम कोई भी गेम आता है, आपका उसके ऊपर जो वीज़ा जो लग सकता है स्पोर्ट वीज़ा पे, उसके बारे में चंद लम्हों में अगर आप कुछ थोड़ा सा उसके बारे में जो बता दें। बस P वीज़ा होता है। उसमें क्या वीज़ा? P वीज़ा। P एथलेटिक्स एज इन पैरेट। या ओके। और उसमें जो है ना उसमें बहुत सारे चांसेस ये होते हैं कि बेसिकली एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई भी टीम आपको सिलेक्ट कर लेती है और आपको एज ए स्पोर्ट्समैन यहाँ लेकर आती है, तो NBA के अंदर देख लो, सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो है वो लेकर आ जाते हैं क्योंकि उनको यहाँ पर हायर करके और खिला देते हैं। तो कोई भी आपको पिक कर लेता है, कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी टीम, कोई भी स्पोर्ट्स आपको पिक करता है और आप आउटस्टैंडिंग हैं, सो यू कैन कम इजीली। अगर वो यहाँ पे नहीं आ सकते, इज देयर एनी वे कि वो अपनी स्किल्स और अपनी सारी चीज़ें आपके थ्रू यहाँ पे सबमिट जो करवा सकते हैं? ऑफ कोर्स। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक स्पोर्ट वीज़ा एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप वहाँ से बैठे बैठे भी, सो आई कैन शेयर योर ईमेल एड्रेस विद देम, राइट? श्योर। मैं आपके साथ जितने भी लोग हमें यहाँ पे सुन रहे हैं, सैयद मौज़म अली साहब का ईमेल एड्रेस और इनका फ़ोन नंबर आपको यहाँ पे आ रहा होगा। आप उसको जो सेव करें, इनको आप जो ईमेल करें, इंशाल्लाह उसके बाद जो भी आप लोगों का हो आप उसको जो देखिएगा कि भाई आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनसे क्या चीज़ें चाहिए। चेकलिस्ट होती है, ईमेल के थ्रू हम चेकलिस्ट भेज देंगे, वो चेकलिस्ट भर के वापस कर दें और देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। तो ख़ास तौर पे जितने भी लोग स्पोर्ट की फील्ड से हैं वो यहाँ पर वहीं पर जो बैठे बैठे USA के अंदर मौज़म साहब को ईमेल जो कर सकते हैं, अपनी चेकलिस्ट आप इनको जो भिजवा सकते हैं और फिर उसके बाद आप लोग ईमेल के ऊपर एक दूसरे से जो बात कर सकते हैं। और आई थिंक मे बी जैसे होता है व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप पे कर लें। चलें, अब ये बताएं, मेरा फ़ोन नंबर जो है वही मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। चलें, जो ये फ़ोन नंबर स्क्रीन पे आ रहा है यही इनका जो व्हाट्सएप भी है। अब ये तो चलें एक स्पोर्ट की हो गई कैटेगरी जिसको आप कहते हैं P वीज़ा। स्किल्ड वर्कर के बारे में मैं बताऊंगा। स्किल्ड वर्कर जो है ना, स्किल वर्कर्स, यस, ओके, उसमें क्या होता है, गोल्ड स्मिथ हैं, रेस्टोरेंट वर्कर हैं,
सेल फोन वर्कर हैं, ऑल दिस काइंड ऑफ लेबर्स जो है ना। अच्छा, मैं इसको ज़रा सा जो ना आसान करना चाहूँगा। बहुत से लोग गोल्ड स्मिथ को जो समझ नहीं पाते, सुनार। सो ये सारे जो लोग हैं ना, ये एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा कहलाता है, EB3। EB3 उसके थ्रू ये लोग, E as in elephant, B as in bravo एंड 3 ये कहलाता है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा। और इसमें भी ये अच्छा है कि पाकिस्तान का और बांग्लादेश का ये करंट है। इसका मतलब करंट मीन्स देयर इज नो डिले, यानी फ़ौरन हो जाता है। ओके। सो इट्स टेक, इसके 2 पार्ट होते हैं, एक होता है वर्क लेबर सर्टिफिकेशन और एक होता है वेज डिटर्मिनेशन। सो ये 2 पार्ट होते हैं। ये दोनों पार्ट अगर आपका कंप्लीट हो जाए तो 18 मंथ to 19 मंथ पे 2 पार्ट होते हैं। सो विद इन 2 years यू कैन गेट अ ग्रीन कार्ड थ्रू एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीज़ा। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि अगर कोई बहुत, क्योंकि देखें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन जगहों पे लड़कों का, लड़कियों का क्या टैलेंट है, बहुत ज़्यादा है। मतलब हमारी जो है कराची के NED वाले हो गए, ठीक है, लाहौर की जो है यूनिवर्सिटीज़ वाले हो गए, इंडिया के अंदर इसी तरह जो ढाका की जो है यूनिवर्सिटी, अब उनके पास अगर इतना पैसा नहीं है कि वो यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आके जो अप्लाई करें अपनी चीज़ें, यानी फ़र्ज़ करें कोई जो टॉपर है, कोई है जो फर्स्ट आया है, सेकंड आया, थर्ड आया है, ठीक है, और वो जो जीनियस बच्चे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे, वो अगर यहाँ पे आना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या हो सकता है? डिपेंड करता है उनके क्राइटेरिया क्या है। अगर वो एज है 18, 19, 20, so they cannot get the skilled worker or any other categories. They only just came to F1 visa, student visa. तो वो वहाँ पे I-20 के लिए अप्लाई करें। I-20 जो है इजीली मिल जाती है कॉलेज से। I-20, I as in Indigo, यस, 20 I-20, ओके। वो अगर आपको मिल जाती है, आप इजीली वहाँ से ना एडमिशन लें और F1 पर आ जाएं। तो ये लोग F1 का वहीं से अप्लाई कर सकते हैं या फिर आपके थ्रू भी हो सकता है अप्लाई? दोनों रास्ते हैं। अच्छा। उसमें इतना ज़्यादा अटर्नीज की ज़रूरत होती नहीं है, लेकिन क्योंकि स्ट्रेट करने के लिए, फॉर्म को सीधा देखने के लिए और चीज़ों को प्रॉपर करने के लिए अगर गाइडेंस हो तो अच्छा है। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी ऐसी हैं कैटेगरीज, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस तरह से P वीज़ा आपने जो बताया, जो स्पोर्ट का है वीज़ा, इस तरह क्या कोई और भी है? O वीज़ा है। O एज इन ऑरेंज, या दैट इज़ आल्सो लाइक आर्टिस्ट वीज़ा, गोल्ड मेडलिस्ट और extraordinary PhDs. So that kind of people, they can come through those. तो फिर वही हो गया ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का एक वो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक वो है। मोस्टली आर्टिस्ट दे आर कमिंग। ठीक है, तो वो एज अ ग्रीन कार्ड या फिर एज अ जो विजिट? ग्रीन कार्ड। एक चीज़ मुझे बताएं, इस वक्त एक साल का टाइम पाकिस्तान में लग रहा है वीज़ा अप्लाई करने को, सिर्फ USA का। इसका क्या हल हो सकता है? 1 साल बहुत नहीं मौजूद? हाँ, इसका हल तो अभी किसी के पास भी नहीं है, सिवाय इसके कि लोगों ने इसके पिटीशन फाइल की अगेंस्ट द USCIS, लेकिन ये जो है मज़े की बात है कि अगर आप किसी एजेंट के थ्रू जा रहे हैं तो वो आपसे ज़्यादा फीस लेके आपका 1 हफ्ते के अंदर इंटरव्यू जो करवा रहा है, मगर वो एथिकली तो सही नहीं है कि आप किसी का हक, हाँ, यहाँ किसी का हक मार के ही आप आगे जा रहे हैं। बेसिकली आप मतलब आपको तो यहाँ पर पता ही है कि यहाँ की लाइफ ये है कि आपने अपना नंबर लिया और आप लाइन में बैठ गए। बिल्कुल, आपने किसी को पास नहीं करना है, आपने किसी को क्रॉस नहीं करना, हो नहीं सकता ना, हो नहीं सकता। पाकिस्तान में अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पता है कि फिर वो एथिकली तो सही नहीं है। चलें, एक लड़का या एक जो है लड़की F1 लेके यहाँ पे आ गए, सिर्फ आसान अल्फाजों में जो बताएं, उसका अगला स्टेप क्या होगा? क्या वो यहाँ पे जॉब कर सकता है? क्या उसको इतना जो इन कैंपस तो आप जहाँ पे जो पढ़ रहे हैं, आप वहीं पे जॉब जो कर सकते हैं इन कैंपस 20 घंटे, उससे ज़्यादा वो भी नहीं कर सकते में। लेकिन अगर हार्डशिप अगर आप शो कर देते हैं, हार्डशिप कि मेरे बैक होम की प्रॉब्लम ये है, मेरे साथ मॉम्स की, डैड्स की जॉब नहीं है ये, लेकिन वो झूठ नहीं, सच, हार्डशिप, हाँ सच तो पता चल जाता है, देगा ना। अच्छा, एक यहाँ की बहुत जो मज़े की बात है कि आप, मैं, कोई भी जितना झूठ बोल ले,
वो एक दिन कहीं ना कहीं से ये लोग पकड़ के ले ही आते हैं। ऑफ कोर्स, कहीं छुपता नहीं है। नॉट टेम्परेरी तो यू कैन डू इट, बट फॉर द लॉन्ग टाइम इज नॉट। एक और बात ऐड कर दूं जी जी अपने कन्वर्सेशन में मैं, कि मेरे पास अभी भी एक्टिव लाइसेंस है सिंध हाई कोर्ट का। एक्टिव लाइसेंस सिंध हाई कोर्ट का, यस, मोर देन 27 ईयर्स। सो नाउ अभी क्या है कि बहुत सारे लोगों को पाकिस्तान में ना वकीलों की ज़रूरत पड़ती है और बहुत सारे केसेस में उनको वहाँ जाना पड़ता है। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता हूँ तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नहीं, मुझे थोड़ा सा जो यहाँ पे वो है समझने की ज़रूरत कि जो लोग यहाँ पे हैं और उनके वकील वहाँ पर हैं, जो इनको वहाँ पे वकीलों की ज़रूरत पड़ती है, उनके केसेस की ज़रूरत है। किसी का घर कब्जा हो गया है, किसी की डिवोर्स की डिक्री नहीं मिल रही है, किसी को पेपर नहीं मिल रहा है, तो उनको वकील चाहिए होते हैं अगर वहाँ के वकील, क्योंकि वहाँ के वकील, मेरा ऑफिस अभी भी डिफेंस में है वहाँ। अच्छा, मौज़म भाई का ऑफिस अभी भी कराची में डिफेंस में है। इनका बोलने का मकसद, क्योंकि मैं ज़रा सा जो ना आसान अल्फाज, आप तो बहुत जो पढ़े लिखे हैं, लेकिन मैं आसान क्या कहते अल्फाजों में अपनी आवाम को ये जो समझाना चाह रहा हूँ कि मेरे ख़ुद के साथ पाकिस्तान में बहुत जो प्रॉब्लम्स एक तरह से होती थी कि भाई वकील ने सही वक्त के ऊपर काम नहीं करके दिया, या फिर मिलते नहीं हैं। ऑफ कोर्स जैसे तो मिलते नहीं, खैर मेरा तो नहीं, कुछ था फैमिली का, जैसे होती प्रॉपर्टीज़ की जो होती हैं चीज़ें, उसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको कोई ऑथेंटिक वकील पाकिस्तान में चाहिए तो वो आप यूएसए के थ्रू उसको हायर जो कर सकते हैं, लेकिन फ़ीस जो वहीं की होगी, फ़ीस आपकी जो डॉलर में नहीं होगी। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, नाम तो खैर नहीं बताऊंगा, लुधियाना की थी। उनकी बेटी को किडनी डायलिसिस में थी। वो आदमी पाकिस्तान से आया, उसने शादी की, 2 साल का जब बच्चा हुआ, बच्चा लेके पाकिस्तान भाग गया। यहाँ से जनाब लुधियाना की लुधियाना थी। अब वो बहुत रोई धोई, मैंने तो खैर पैसे भी नहीं लिए उनसे, क्योंकि एक विक्टिम थी, आदमी भाग गया। तो अब कहने लगी कैसे करें, बहुत सारे लोगों से कांटेक्ट किया। तो फिर मेरे पास तो दोनों का एक्सपीरियंस है, यहाँ का भी एक्सपीरियंस है और वहाँ का भी है। तो मैंने फिर उनको बताया कि यहाँ आपने क्या करना है और वहाँ पे मैं क्या करूँगा आपके लिए। तो फिर मैंने जब उनके लिए काम किया, पिटिशन फाइल की, उनको नोटिस भेजे, बंदे को मैंने वहाँ से FIA के थ्रू जब बुलाया और उनको फिर कौंसलेट के थ्रू भेजा, तो वो उसने ला के बच्चा जो है ना वो इनके सामने जैसे ही ये गई फ़ौरन ही ला के दे दिया। अच्छा, तो अभी इतनी दुआएं देती हैं वो मुझे जिसकी कोई इंतहा नहीं। अच्छा, मेरी जो है कल ही एक साहब से हो रही थी बात, वो अपनी बेटी का पासपोर्ट के लिए जा रहे थे यहाँ पे डाउनटाउन। तो उन्होंने मुझसे कहा, असफंद यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उन्होंने कहा है कि माँ बाप दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा 16 साल से, अगर बच्चा 16 साल से कम है तो दोनों का ज़रूरी है, और बच्चा 16 साल से ज़्यादा का है तो एक की कंसेंट पर काम हो जाता है। तो ये जो आपने अभी वाक़या सुनाया है कि बाप अपने बच्चे को लेके भाग गया यहाँ से, अमेरिका से, यूएसए से जो पाकिस्तान भाग गया, दिल को भाग गया, उसकी क्या एज होगी बच्चे की? 2 साल का था। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ हो गया है कि 16 साल या उससे कम के अगर बच्चों का पासपोर्ट है तो उसके लिए माँ बाप दोनों को आना पड़ेगा। बिल्कुल आना पड़ता है। मौज़म भाई, एक शख्स जो यहाँ पर है उसको लीगल होने के लिए क्या चीज़ें मुहैया हो सकती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर वो अभी यहाँ पे जो विज़िट पे आया हुआ है और वो चाहता है कि वो यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे जो मूव हो जाए, अगर वो पैसा, अगर उसके पास हैंडसम अमाउंट ऑफ मनी है, नहीं है अमाउंट नहीं है, क्या हमारी कम्युनिटी के कुछ लोग हैं ऐसे करते हैं? कुछ लोग हैं ऐसे जो हेल्प भी करते हैं और डायरेक्शन भी बताते हैं। लेकिन वो कुछ लोग जो हैं, वो कुछ लोग जिन्होंने हमारी कम्युनिटी के लिए इतना कुछ किया, मुझे लगता है कि वो लोग कहीं पे दब गए हैं। दबने से मुराद, एक सेकेंड, दबने से मुराद वो लोग हैं अभी तक वहाँ पर, लेकिन कुछ कम्युनिटी की और चीज़ें जो अच्छी नहीं हैं उसको देखते हुए वो लोग भी आंखों से जो ओझल हो चुके हैं। उन्होंने असल में पर्दा कर लिए, पीछे हट गए हैं। ठीक है ना, इसी बात के लिए वजह ये होती है कि यहाँ पर जो ना अच्छे और बुरे का मसला बहुत ज़्यादा है। आप जो अच्छे काम भी कर रहे हैं तब भी आपको लोग डाउट की नज़र से देखते हैं कि यार इसने अभी थोड़ी देर बाद पैसे मांग लेने हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तब भी वो समझते हैं कि यार ये पैसे ही मांगने के चक्कर। तो यहाँ पे एतमाद का बड़ा मसला है। लोग, और ख़ासतौर पर यहाँ पर लोग बेइंतहा
जो ना चीट के मतलब फ्रॉड का बहुत शिकार हुए हैं। बेइंतहा ये ख़ासतौर पे ह्यूस्टन में बेइंतहा लोगों के साथ ये मसाइल हुए हैं। न्यूयॉर्क से फैमिली आई है, विक्टिम हुए, लोगों ने कारोबार का उसको बताया कि आई विल। कौन करता है? अपने ही लोग करते हैं? अपने ही लोग, और सारे देसी ही इस मामले में इन्वॉल्व हैं। ज़्यादातर अपने देसी अपने ही लोगों को डस रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैं। ये चीज़ बड़ी आम है, इसलिए लोग जो है ना डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं। मौसम भाई चलें डिप्रेशन से हटते हैं, कोई ज़िंदगी का खूबसूरत तरीन वाक़या जो आपको आज तक याद है? शायद पहली मोहब्बत। पहली मोहब्बत तो वाक़या नहीं है, वो तो हादसा है। हादसा है। क्योंकि वो तो हादसा होता है। बहुत सारे वाक़े आते हैं। अच्छा, ये ऑन एयर जाएगा? भाभी तो नहीं सुनेंगी ना? भाभी भी सुन लेंगी तो कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, मेरी तो किताब खुली किताब की तरह ज़िंदगी है। लोगों के साथ जो मेरे दिल में है वो मेरे चेहरे पर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, थोड़ा सा बताएं पहली मोहब्बत के बारे में, कहाँ हुई थी? चलें ये बताएं। पहली मोहब्बत बस चले पाकिस्तान नहीं बोलिएगा, कुवैत नहीं बोलिएगा, एशिया बोल दीजिएगा। नहीं, कराची में हुई। अच्छा, कराची में हुई थी, और उसको बाकायदा मैंने उसे प्रपोजल भी किया, लेकिन वो बहुत कम उम्र थी। और आपको बड़ा, अब मैं जो बता रहा हूँ ना वाकई वो एक अल्लाह ताला का हादसा है। जिस लड़की से मैं मोहब्बत करता था, उसके कज़न जो है वो अमेरिका में चेस के मार्बल का कारोबार करते थे। अच्छा। वो मुझे कहती थी कि पता नहीं मैं चाहती, और वो ही वॉज मैरिड गाय। अच्छा। हाँ, उसके बच्चे यही पैदा हुए थे, लेकिन वो पाकिस्तान आता जाता था। तो उसने, उस लड़की ने उस आदमी से सिर्फ इसलिए शादी की थी कि वो अमेरिका आ जाए। और मैं उस ज़माने में अपनी लॉ पढ़ रहा था, तो मैंने कहा मुझे तो सोचता भी नहीं था कि अमेरिका जाना होगा। पता नहीं, खैर अल्लाह ताला ने आज ये हाल किया कि मैं यहाँ पे अमेरिका आ गया। फिर मुझे उसने कॉल की, तो मैंने उसको कहा कि तो अमेरिका क्यों नहीं आई? कहता मेरा पास, जब मेरी शादी हुई तो उनका वहाँ से वीज़ा ख़त्म हो गया। तो उसके जो ड्रीम था ना वो ट्रू नहीं हुआ, लेकिन मैं ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। और आपने जो सोचा भी नहीं था, तो मैं यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये हकीकत है। ये ऑन एयर जो डाल सकता है? हाँ हाँ। तो आप यहाँ आ गए और वो आके यहाँ से जो वापस चली गई? आई नहीं। अच्छा, आई नहीं यहाँ पे। अच्छा, कोई खूबसूरत वाक़या बताएं ज़िंदगी का जो आपके साथ यहाँ पे हुआ हो, जब आप जो यहाँ पे आए हो। खूबसूरत से मुराद ये है, खूबसूरत मेरी ज़िंदगी में अच्छा वाक़या यही है कि जब यहाँ पे मसाजिद जितनी भी है ना, उसके जो पेश इमाम हैं ज़्यादातर मेरे थ्रू आए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे साथ काम करता था टोनी हिल और मैं, तो रज़ी नियाज़ी, हाँ, उनके जितने भी इमाम आए हैं ज़्यादातर सब मेरे थ्रू आए हैं। और सब जो पाकिस्तान से? सब पाकिस्तान से आए, और सब मिनहाजुल कुरान एक है इदारा, जी जी, उसके वो मेंबर थे, तो उसके थ्रू सब ज़्यादातर मेरे थ्रू। सबका पेपर वर्क जो आपने किया? सब मैंने किया, और अब माशाल्लाह वो मसाजिद में इमामत कर रहे हैं। और अच्छी खासी मस्जिद हो? सारी मसाजिद जितने भी हैं उनकी सब मेरे साथ आए हैं, मेरे थ्रू आए हैं, यहाँ पे भी और डैलस में भी। चलिए, खूबसूरत एक वाक़या और ये बताएं कि जब आप यहाँ पे आए, आपको सबसे पहले जो किसी चीज़ की जो हेल्प की ज़रूरत होगी, शायद होगी, क्योंकि जब इंसान जो यहाँ पे आता है कुछ ना कुछ जो हेल्प होती है, आती अल्लाह की तरफ से ही है। सबसे पहले हेल्प की ज़रूरत जो होती है वो यही होती है कि आपको रहने के लिए घर चाहिए, और खाने के लिए और जॉब चाहिए। तो ये जॉब, घर, ये इम्पॉर्टेंट है। और अगर आपके साथ बच्चे हैं ना, तो फिर उनकी एजुकेशन की है। सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हम किस इलाके में रह रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जब लोग आते हैं ना, सबसे पहले जो हमारा जो गढ़ है वो हिलक्राफ्ट है। सबसे पहले लोग वहीं मसाजिद के करीब हिलक्राफ्ट में आके ठहर जाते हैं। अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करने वाले बहुत है। अच्छा मौज़म भाई, बहुत सुना है आपको जो क्रिकेट का शौक भी बहुत है, और आपने जो खेला भी बहुत है। बहुत खेली। अगले साल या मेरे ख्याल से 2 साल के अंदर जो वर्ल्ड कप हो रहा है यहाँ पर पहली मरतबा हो रहा है। तो कुछ अपना जो बताएं क्रिकेट के हिसाब से। माशाल्लाह यहाँ पे हमारे क्रिकेट के बेइंतहा दोस्त हैं। अच्छा। बहुत सारे दोस्त हैं, और पाकिस्तान में भी जितने अच्छे क्रिकेटर हैं वो सारे मेरे ही दोस्त हैं। अच्छा। सबके साथ दोस्ती है। एक वहाँ पे मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है जाहिद बुखारी, वो भी बहुत अच्छा दोस्त था, और क्रिकेट खेलता था मेरे साथ। मैंने तो ट्रेंड किया लोगों को असल में क्रिकेट में। अच्छा। हाँ, मैं तो
तकरीबन 10-12 साल एज ए कैप्टन पूरी क्लब चलाया मैंने। कहाँ पे? कराची में? कराची में। और मैंने कराची में पहला ऑल कराची वनडे मैंने कराया था, मैंने खुद ऑर्गेनाइज किया था। कहाँ पे? कराची में। नहीं, और आई मीन कहाँ पे? पूरे कराची, लांडी कोरंगी, नाज़ाबाद, पूरे ऑल कराची था, ऑल कराची था। और उसमें मैंने सारा कुछ खुद ही सारा हैंडल किया था मैंने। और मेरा एक दोस्त था IDP पे होता था, तौसीफ, वो मैं और एक लड़का था वो सलीम जान, उसके नाम से कराया था। बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज कराया था। और पहली मरतबा जो है ना ये कॉन्सेप्ट मैंने दिया था 1978 में।